हेलो फ्रेंड्स, बिपिन बिहारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक रहेगा वीआरबी। वीआरबी क्या होता है और वीआरबी का एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। और पिछले वीडियो मैंने आपको एचवीएसी या आपको चिलर प्लांट के बारे में मैंने डीपली अच्छे ढंग से बता दिया, लेकिन वीआरबी के बारे में आपको नहीं बता पाया था। तो वीआरबी जो है नई टेक्नोलॉजी, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं। एक बार मैं भी कहीं पे गया था इंटरव्यू देने के लिए, तो वीआरबी का इम्पोर्टेंस पूछा गया। आज हमारे यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आपको वीआरबी के बारे में फुल होल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। तो आप भी अगर इंटरव्यू देने जाएं, आपको वीआरबी को अच्छे ढंग से, अच्छी नॉलेज के साथ जाएं और अच्छे से बताएं। देखिए, इस इंडस्ट्रीज में एसी दो प्रकार के होते हैं। एक आपको चिलर प्लांट, दूसरा वीआरबी। चिलर प्लांट वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड में होता है, और वीआरबी जो है एयर कूल्ड में होता है। वीआरबी का आविष्कार जो स्टार्ट जो है आपको कूलिंग और हीटिंग में यूज करते जापान में हुआ। 1982 में जापान में वीआरबी ने, डैकिन कंपनी ने अपना पैटेंट दिया वीआरबी के नाम से। और जितनी भी अदर कंपनी हैं, लाइक ब्लू स्टार हो गया, हिटैची हो गया, या कैरियर हो गया, जितनी भी कंपनियां हैं जो आपको मार्केट में दिख रही है, सब वीआरएफ के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एयर कंडीशनिंग में आते हैं। एयर कंडीशनिंग का आविष्कार आपको जो 17 जुलाई 1902 में विलियम हैविलैंड कैरियर ने किया था। 1902 में, 17 जुलाई 1902 में किया था। ये जो है यूएसए में, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था इसका। और 1934 में उनको अवार्ड भी मिला था, एएसएमई के अवार्ड मिला था, इंजीनियरिंग ऑफ अचीवमेंट का अवार्ड मिला था। उन्होंने एयर कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। तो ये जो है सबसे पहले हम समझते हैं कि कैरियर कंपनी ने एयर कंडीशनिंग इजाद किया, यानी स्टार्ट किया। उसी तरह वीआरबी ने आपको डैकिन सबसे पहले स्टार्ट किया, और उसी का पेटेंट वीआरबी है, और अदर जितनी भी कंपनियां वीआरएफ के रूप में यूज करती हैं। तो हम आते हैं टॉपिक पे, कैसे क्या क्या होता है वीआरबी। सबसे पहले मैंने टॉपिक रखा है वीआरबी, वीआरएफ। वीआरबी का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम। ये डैकिन ने आविष्कार किया 1982 जापान में हुआ, ये आविष्कार हुआ ये। और उसके बाद वीआरएफ अदर कंपनी ने स्टार्ट किया, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो हुआ गया। वीआरबी टाइप्स ऑफ इंडोर, बहुत सारे जितने भी इंडोर आपको दिख रहा है, जैसे स्प्लिट एसी है, स्प्लिट एसी को हाई वाल भी बोलते हैं, एफसी यूनिट, एचयू, एचयू हो गया, कैसेट एसी हो गया। ये जितने भी इंडोर यूनिट है आपको सब में यूज किया जाता है रेफ्रिजरेंट के थ्रू। और सब में ईईबी इलेक्ट्रॉनिक एक्सटेंशन बाल्ब जो है यूज करके रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो है वीआरबी में या वीआरएफ में यूज किया जाता है। सारे इंडोर यूनिट होते हैं। वीआरबी आउटडोर के वीआरबी के आउटडोर में मिनिमम 2 कंप्रेसर होता ही है। 2 कंप्रेशन आपको नीड है, आपको एफिशिएंसी अच्छी रखने के लिए। एक देखिए, आप कंप्रेसर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मिनिमम 2 होता ही है, लेकिन 3 आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन 2 मिनिमम रखना ही। अगर छोटा वीआरबी की साइज है तो आपको 2 होगा। तो देखिए, नॉर्मल कंप्रेसर 3 फेज एसी, यानी 415 410 जो स्टैंडर्ड है उसका वोल्टेज से चलेगा और नॉर्मल कंडीशन में चलेगा। उसका स्पीड जो रहता है नॉर्मल स्पीड में रहेगा और चलते रहेगा वह, और टेम्परेचर सेंस करेगा और बंद हो जाएगा, वह पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरा कंप्रेसर डीसी कंप्रेसर होता है, उसको बोलते हैं इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर। और जो नॉर्मल होता है स्क्रॉल कंप्रेसर होता है, नॉर्मल स्क्रॉल कंप्रेसर और इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर। इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर डीसी से चलता है और वीएफडी के थ्रू उसको चलाया जाता है। इसकी स्पीड को कम, स्लो स्पीड में चलाया जा सकता है, जिससे रेगुलर चलते रहें और उसकी एफिशिएंसी बना रहे। और जैसे कि आप किलर प्लांट है, कोई भी चीज है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज से, उसकी इनिशियल जो है करंट बहुत ज्यादा हो जाता है और एनर्जी ज्यादा लेता है। तो ये 30 से 40% एनर्जी सेव करता है वीआरबी। लेकिन वीआरबी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे कायदे कानून हैं, और उसको मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छे से चलेंगे।
तो फर्स्ट आपको 3 फेज के नॉर्मल कंप्रेसर, सेकंड आपको इन्वर्टर एस्कॉल कंप्रेसर, ये VFD के थ्रू चलता है। आपको ये चीजें हो गया। इंडोर यहाँ पे मैक्सिमम 60 इंडोर VRB की यानी VRB आउटडोर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, VRB आउटडोर कैपेसिटी HP में होता है। HP में आपको नॉर्मल आपको 12 HP में दिखेगा, 18 HP, 6 HP। ये HP कंपनी अलग अलग बना रही है, लेकिन पहले कम जो है उसकी HP कम बनाते थे। कंपनी आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैसे चलाना है, क्या करनी है, उसकी HP की कैपेसिटी बढ़ा भी रही है। तो कंप्रेसर कैपेसिटी बढ़ेगा, HP की कैपेसिटी, इसकी जो है कूलिंग कैपेसिटी HP में मापते हैं VRB का। देखिए इसमें 60 इंडोर यूनिट यूज किया जाता है। वही इसकी पाइपिंग आपको स्प्लिट एसी आपने देखा होगा, तो स्प्लिट एसी इंडोर से आउटडोर के डिस्टेंस मैक्सिमम 15 मीटर होता है, लेकिन VRB का इंडोर और आउटडोर का डिस्टेंस बिटवीन आपको 150 मीटर यानी 150 मीटर तक लेंथ पाइपिंग का डिजाइन किया जा सकता है। उससे ज्यादा होगा तो कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा और कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो 150 मैक्सिमम इसका कैपेसिटी होता है, लेंथ आपको 150 मीटर तक इसको पहुंचाया जा सकता है। और 60 इंडोर यूनिट इसमें इंस्टॉल किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी के अकॉर्डिंग किया जाता है। फिर अब क्या आते हैं आउटडोर यूनिट के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट कैसे काम करता है और क्या क्या होते हैं, वो चीजें बताते हैं। देखिए कंप्रेसर मिनिमम 2 होते हैं। अगर कंप्रेसर 2 है तो कंडेंसर कॉइल 2 है, कंडेंसर फैन भी 2 रहेंगे। फिर उसी तरह PCB बोर्ड रहेगा। PCB बोर्ड कई तरह के होते हैं। आपको फैन मोटर जो है, ब्लोअर फैन मोटर चलाने के लिए, कंप्रेसर चलाने के लिए PCB बोर्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फिर उसके बाद एक्यूमुलेटर होता है, फिर ऑयल सेपरेटर होता है, फिर हाई प्रेशर स्विच, ऑयल आपको लो प्रेशर स्विच और फिल्टर ड्रायर, ये सारे चीज होता है। एक्यूमुलेटर सब में होता है, किसी में नहीं होता है। एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है मैं आपको बताता हूं। एक्यूमुलेटर आपको जो है लिक्विड को, उसको मैं आपको जो है रेवोल्यूशन साइकिल बताऊंगा, तो आपको एक एक चीज में समझा दूंगा कैसे काम करता है वह चीजें। फिर ये आपको आउटडोर यूनिट का कंपोनेंट हो गया। 2 कंप्रेसर होते हैं, 2 कंडेंसर मोटर और फैन कॉइल होते हैं, PCB बोर्ड होते हैं, एक्यूमुलेटर होता है और ऑयल सेपरेटर होता है और हाई प्रेशर स्विच होता है, लो प्रेशर स्विच होता है और फिल्टर और ड्रायर होते हैं। फिर इंडोर में सेम कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वही मैं बता देता हूं। इंडोर में आपको कूलिंग कॉइल, एयर फिल्टर जैसे और इंडोर में होता है। सारे इंडोर सब एक ही जैसे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ आपको जो VRB के थ्रू रेविएंट आ रहा है और एक्सपेंसर वाल के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाता है। फिर एयर फिल्टर, ब्लोअर फैन मोटर होता है, ड्रेन ट्रे होता है। आपको उसमें कैसेट एसी देखा होगा, कैसेट एसी में ड्रेन को करने के लिए एक ड्रेन मोटर लगा होता है इंडोर यूनिट में। आपको अगर पानी इकट्ठा हो जाता है ड्रेन टैप में, वो टब में, उसके साथ उसको ड्रेन करके और ड्रेन पाइप में वो उसको सप्लाई देता रहता है। और सेंसर होता है, सेंसर के थ्रू ऑन ऑफ का होता रहता है और पानी उसमें आएगा, सेंसर के थ्रू ऑन हो जाएगा वो। इलेक्ट्रिक एक्सपेंशन वाल, जिसको मैंने EE भी बोला था, EE भी हर इंडोर पे कंट्रोल किया जाता है और सेंसर के थ्रू ये काम करता है। अगर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा तो रेविएंट बंद हो जाएगा, उसका फ्लो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ये चीजें आपको मैंने VRB VRF का एक एक चीज क्लियर कर दिया। 1982 में आपको जापान की कंपनी डैकिन ने VRB का आविष्कार किया था। उसके बाद सारी कंपनियां आविष्कार की थी, लेकिन आपको एयर कंडीशनिंग 1902 में आपको आविष्कार किया गया था, कैरियर कंपनी ने किया था, 17 जुलाई 1902 आपको याद रखना है। और ये USA के न्यूयॉर्क में बहुत सारी चीजें जो आविष्कार हुआ है उसमें, लेकिन इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है एयर कंडीशनिंग। VRB का मैंने एक एक चीज बता दिया है। अब आते हैं क्या है, VRB का कोई फॉल्ट आ जाता है, जैसे ही आप किसी बिल्डिंग को संभाल रहे हैं, VRB से बहुत सारे इंडोर यूनिट हैं और कैसे कंट्रोल करना है। तो VRB के इंडोर को कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट होता है, रिमोट को
आपको जो है मैपिंग किया रहता है, किस रिमोट से, किस इंडोर से, किस आउटडोर से कैसे चलेगा और क्या मैपिंग है उसको डिजाइन किया जाता है, उसमें डाला जाता है उसको। फिर बैकनेट लगाया जाता है और बैकनेट के थ्रू आपको बीएमएस में चलाया जाता है। तो ये आपको चीज मैंने बता दी है। कोई भी इंडोर यूनिट में अगर पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो बंद हो जाने के कंडीशन में आपको आउटडोर काम करना बंद कर देता है, दिक्कत आता है। तो उसको वीआरबी के कई सारे मॉडल हैं, वीआरबी 3 है, 4 है, वर्जन के अकॉर्डिंग जो मैं दिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से वहां पे फॉल्ट आते थे। तो वो आपको मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। जैसे आप किसी भी बीआरबी को चेक करने जा रहे हैं आउटडोर यूनिट को, तो मास्टर भी आउटडोर यूनिट कौन सा है, कौन से मास्टर चलेगा, वो चलते रहेगा रेगुलर, तो वो मास्टर वो हमेशा चलते रहेगा। तो मास्टर को पता करने के लिए आपको जो है दो तरह का आपको एलईडी के थ्रू या वायरिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो एलईडी के थ्रू करने के लिए आपको हर आउटडोर का जो है आपको कवर आपको जो है पीसीबी कार्ड के साथ फ्रंट का कवर खोलना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए आपको जो है आपको मास्टर होगा तो मास्टर वाला ऑन रहेगा, उसमें 3 आपको इंडिकेटर ब्लिंकिंग ऑफ स्लैब 1, स्लैब 2 और मास्टर, तो मास्टर वाला ऑन रहेगा ये एलईडी के थ्रू। लेकिन केबल के थ्रू कैसे देखेंगे, देखिए आपको ये टर्मिनल जैसे आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है कंट्रोल पीसीबी पे, आपको F1 F2 F1 F2 और Q1 Q2 को नाम से ऐसे टर्मिनल रहेगा। तो आपको लेफ्ट साइड में 2 F1 और F2 अगर केबल जुड़ा है तो वो जो है मास्टर आपको वीआरबी आउटडोर यूनिट होगा। अगर केबल नहीं जुड़ा है तो मास्टर वीआरबी आउटडोर यूनिट नहीं है। अगर दूसरी चीज सेंट्रलाइज्ड रिमोट कंट्रोल करने के लिए आपको बीच वाले F1 या F2 से केबल आपको कम्युनिकेशन केबल जाता है और उसे कंट्रोल किया जाता है। और तीसरा आपको Q1 और Q2 सबसे राइट साइड में आपको मिलेगा, वो आउटडोर को इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे से आपको इंटरकनेक्टेड लूपिंग होता है और उसे कंट्रोल किया जाता है आउटडोर यूनिट को, बीआरबी आउटडोर यूनिट को। तो ये आपको एक चीज मैंने आपको बता दिया है, फॉल्ट कैसे आता है, कैसे मास्टर बनता है और कैसे उसको जो है मास्टर बनाने के लिए बहुत सारे उसमें ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपको उतना डीपली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली नहीं दिख पाएगा। मैं उस इंडोर या आउटडोर के पास अभी अवेलेबल नहीं हूं जो आपको दिखाऊं प्रैक्टिकली, लेकिन आपको समझा दे रहा हूं व्हाइट बोर्ड के थ्रू कैसे कैसे आपको काम, जैसे इंटरव्यू देने जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना है और बीआरबी होता क्या है, कैसे काम करता है, आपको बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए मैं आपको, जैसे आपने एचबीएसी एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेशन साइकिल आपने देखा होगा, जैसे आपको कंप्रेसर चलेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को वेपर में कन्वर्ट करेगा और वेपर जो फिर जाएगा आपको कंडेंसर में, और कंडेंसर वाटर के थ्रू या नेचुरल एयर के थ्रू या कंडेंसर फैन के थ्रू या कूलिंग टावर के थ्रू उसको लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड में बदलने के बाद आपको ड्रायर के थ्रू एक्सपेंशन वाल में जाएगा और फिर इवापोरेटर में जाएगा जिससे ठंडक मिलेगा। इसी तरह ये कैसे काम करता है इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी सेफ्टी है इसमें, लेकिन देखिए मैंने इंडोर यूनिट बनाया हुआ है। ये आपको कंडेंसर हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गया, कंडेंसर कॉइल हो गया। तो कंडेंसर कॉइल से आपको ड्रायर, ड्रायर से आपको भी दो, जितने भी इंडोर यूनिट है आपका एक्सटेंशन वाल उसके साथ लगा रहेगा, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, एक्सपेंशन वाल बंद हो जाएगा। अगर टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है स्लो में, अगर जैसे टेम्परेचर रहेंगे वैसा उसका वाल खुला रहेगा। फिर उसके बाद वहां से रेफ्रिजरेंट आपको कोई भी, जैसे आपने लिक्विड बनकर और लिक्विड होते हुए यहाँ पे जो है आपको एक्यूमुलेटर में पहले लाया जाता है रेफ्रिजरेंट को, डायरेक्ट कंप्रेसर में नहीं लाया जाता है, जबकि कंप्रेसर में लिक्विड डायरेक्ट नहीं डालना है, उसको वेपर में आपको डालना है। तो उसके लिए एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं और यूज करके आपको कंप्रेसर के सेक्शन लाइन में के थ्रू ये आपको एक्यूमुलेटर दिखता है। आपको मैं एक पिक्चर भी डाल दूंगा कैसे होता है वह। फिर उसके बाद आउट होके आपको सेक्शन लाइन में, इसको सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये कंप्रेसर में जाएगा। ये कंप्रेसर आपको जो है ये वाली नॉर्मल कंप्रेसर है, ये आपको जो है स्क्रॉल कंप्रेसर डीसी से चलता है, इन्वर्टर स्क्रॉल कंप्रेसर जिसको बोलते हैं, आपको वीएफडी के थ्रू चलता है। तो ये कंप्रेसर ऐसे काम करेगा। ये वाली आपको कलर भी, आपको कलर कोड से मालूम है। इसके कंप्रेसर के ऊपर आपको जो है हीटर भी लगा रहता है, आपको जो है ऑयल को गर्म करने के लिए ऑयल जो है आपको गर्म रहेगा और वो जो है
उसमें मिक्सअप नहीं होगा। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया, एक्यूमुलेटर क्लियर हो गया। फिर उसके बाद एक जो है ऑयल सेपरेटर होता है। अगर रेफ्रिजरेंट जाता है तो ऑयल आपको नीचे आ जाएगा और वापस कंप्रेसर में आ जाएगा। उसके बाद रेफ्रिजरेंट आपको जो है कंडेंसर में आपको चला जाएगा, यानी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन में वो जो रेफ्रिजरेंट इसमें लिक्विड बनने के लिए लिक्विड बन के वैसे ही वापस रेफ्रिजरेशन साइकिल की तरह ही काम करेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप कैसे बतानी है मैंने आपको बता दिया है। फिर भी बताता हूं, सबसे पहले आपको एसी के बारे में बताना है। ये चिलर प्लांट और वीआरबी में क्या डिफरेंस है। चिलर प्लांट वाटर कूल्ड एयर कूल्ड होता है, वीआरबी ओनली एयर कूल्ड होता है। वीआरबी का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम होता है, और वीआरएफ का फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। और ये जो वीआरबी की डैकिन कंपनी जापान में आपको 1982 में उनको आविष्कार किया, और वीआरएफ उसके बाद वीआरएफ स्टार्ट हुआ। लेकिन एयर कंडीशनिंग का आविष्कार आपको 17 जुलाई 1902 में विलियम हैविलियन कैरियर ने किया था, और यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। और उनको अवार्ड आपको 1934 में अवार्ड मिला था, एएसएमई के थ्रू मिला था। और ये जो है एसमी के थ्रू में इनको अवार्ड दिया गया था। तो एयर कंडीशनिंग के बारे में आपने वीआरबी के बारे में बताया। और वीआरबी का देखिए, एक आउटडोर में वीआरबी में आपको मैक्सिमम 60 इंडोर यूनिट इंस्टॉल किया जा सकता है, और 150 मीटर तक उसकी पाइपिंग लेंथ हो सकती है। जैसा कि स्प्लिट पर आपने स्टडी किया होगा, आप जानते होंगे स्प्लिट इंडोर से आउटडोर के बीच मिनिमम या मैक्सिमम 50 मीटर होता है, या 150 मीटर होता है, इसका डिफरेंस। तो ये क्लियर हो गया। इंडोर यूनिट आउटडोर यूनिट का कंपोनेंट आपको बता दिया है। जैसे आपको इंडोर में नॉर्मल एसी में होता है, आउटडोर में नॉर्मल में होता है, वैसे ही सेम ही होता है। थोड़ा बहुत जैसे एक्यूमुलेटर चेंज हो गया, ऑयल सेपरेटर चेंज हो गया, ये चीजें मैंने आपको बता दिया है। तो उसको स्टडी करना है और अच्छे ढंग से तैयार करके इंटरव्यू के लिए जाना है। और मेरा वीडियो आपको इंग्लिश स्पोकन अपने एवरी संडे देखते होंगे, और ये भी मेरा वीडियो आपको टेक्निकल वीडियो आपको कमेंट में लिखना है कि जो जिस चीज की जरूरत है मैं आपको अच्छे से वीडियो बनाना चाहूंगा। लेकिन मेरे पास व्हाइट बोर्ड होने के कारण आपको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे और लाइक करेंगे, इन केस फ्यूचर में मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे ढंग से डिजिटली आपको समझ में, और आपको जो है ऑनलाइन के थ्रू आपको अच्छे ढंग से समझाऊंगा। तो ये चीजें आपको स्टडी कीजिए और मेरा व्यूअर बढ़ाइए। तो आपके लिए यही हमारा जो है, कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको किसी को शेयर सिर्फ करना है और लाइक करनी है, सब्सक्राइब